गुड मॉर्निंग क्लास। डे 2 की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको अध्याय 1 ठोस अवस्था के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इस कक्षा में सेकेंड डे की क्लास में मैं आपको क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको ठोस अवस्था के चैप्टर में जो आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही आपको बताएंगे। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। इन चारों ठोसों की जब हम आपस में तुलना करेंगे तो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इन चारों ठोस की तुलना करेंगे, इन चारों ठोस के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो वो 4 बिंदु हैं आपके: अवयवीकरण, आकर्षण बल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और चालकता। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम आधार बनाकर इन चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आयनिक ठोस। अवयवीकरण हम इसका आधार लेकर चलते हैं। तो आयनिक ठोस के अंदर, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, आयनिक ठोस के अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होंगे वो आयन के रूप में होते हैं। आयनिक ठोस के अंदर अवयवी कण आयन के रूप में होते हैं, और आयन आप जानते हैं 2 तरह के हैं, प्लस और माइनस, कैटायन, एनायन या धन आयन और ऋण आयन। तो आपने पढ़ा आयनिक ठोस में आयन उपस्थित होते हैं। अब है धात्विक ठोस की बारी। इसमें भी आप नाम से देख पा रहे हैं कि धातु से संबंधित है, अर्थात जो धात्विक ठोस हैं उनके अवयवी कण आपके धातु के परमाणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस, इनमें अधात्विक परमाणु होते हैं। क्यों? सहसंयोजक बंध आप देखते हैं अधातु ही सहसंयोजक बंध बनाती हैं, तो सहसंयोजक ठोसों में अधात्विक परमाणु ही अवयवी कण के रूप में उपस्थित होते हैं। आणविक ठोस, इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है कि अणु से संबंधित जो ठोस हैं, यानी आणविक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। कहीं कहीं समान तरह के परमाणु भी आणविक ठोस में पाए जाते हैं। अब है सेकंड पॉइंट आपका आकर्षण बल। आकर्षण बल आयनिक ठोस के अंदर आप जानते हैं आयंस के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैद्युत स्थिर बल। जब 2 विपरीत आवेशों के मध्य बल लगता है तो वह बल काफ़ी स्ट्रांग होता है और उस बल को हम वैद्युत स्थिर बल कहते हैं। अब है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के अंदर जो धातु परमाणु हैं वो धात्विक बंध से बंधे होते हैं, तो इस प्रकार के ठोसों में धात्विक बंध पाया जाता है, यानी आकर्षण बल जो होता है वो धात्विक बंध के द्वारा वहाँ पैदा होता है। अब है सहसंयोजक ठोस। इसमें भी आप नाम से देखिए सहसंयोजक, यानी कि यहाँ पर सहसंयोजक बंध होती है और सहसंयोजक बंध के कारण लगने वाला बल सहसंयोजक बल कहलाता है, अर्थात सहसंयोजक ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजक बल कहलाता है और यह बल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आणविक ठोस, आणविक ठोसों के जो अणु होते हैं, यानी जो अवयवी कण हैं वो क्या है? अणु के रूप में है, और अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। वैन डर वाल क्या है? साइंटिस्ट के नाम पर ये फोर्स को नाम दिया गया है। वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन बलों की खोज की थी। तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है। वीक मतलब कमज़ोर। अब आता है तीसरा पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक ठोस के मध्य लगने वाला हमने वैद्युत स्थिर बल देखा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। धात्विक ठोस के मध्य जो धात्विक बंध है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। सब सहसंयोजक ठोस की बारी आती है, तो इनके मध्य जो बल रख रहा है, इनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजक बल है, और आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सहसंयोजक बल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी कारण से इन सहसंयोजक ठोसों का जो
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। वेरी हाई का मतलब है ये आपके आयनिक ठोस और धात्विक ठोसों में हमने कहा कि हाई होता है, तो इनसे भी ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको हमने वेरी हाई लिखा। आणविक ठोस, अब आणविक ठोस के जो अवयवी कण थे, अणु या समान प्रकार के परमाणु, इनके मध्य जो बल लग रहा था वो हमने बताया काफ़ी वीक होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल काफ़ी वीक है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। अब लास्ट पॉइंट है आपका चालकता। चालकता, आयनिक ठोसों की चालकता की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं आयंस हैं, और आयंस उपस्थित हैं तो विद्युत के चालक भी होंगे। लेकिन जब आयनिक ठोस अगर ठोस अवस्था में लिए जाते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था या विलयन के रूप में ही विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि आयनिक ठोसों में जो आयंस हैं वो एक क्रिस्टल में बंधे होते हैं, और जब उनको गलित अवस्था में लिया जाता है तब ये आयंस में अपने टूट जाते हैं, या विलयन में जब इनको लिया जाता है तो ये आयंस में टूट जाते हैं, तभी ये विद्युत का चालन करते हैं। तो आयनिक ठोस जब आयन में टूट जाते हैं तभी विद्युत का चालन करते हैं, अतः ये अपने ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, सिर्फ गलित अवस्था या विलयन में ही विद्युत का चालन करते हैं। अब है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस आपने धातु में देखी हैं, आपके जो वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि के वायर्स बनाए जाते हैं, तो वो ठोस अवस्था में भी आपके विद्युत का चालन करते हैं और इनकी चालकता अधिकतम होती है। अब ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का चालन क्यों होता है? क्योंकि जब धात्विक क्रिस्टल के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं पिछली कक्षा में भी, जब धात्विक बंध आपको बताई गई थी, तो धात्विक क्रिस्टल में होता क्या है, जितने भी मेटल एटम्स हैं वो अपने सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देते हैं, और मेटल एटम का मात्र परमाणु, जो मेटल परमाणु है वो पॉजिटिव धनायन में परिवर्तित हो जाता है, और सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में फ्री फ्लो करते हैं। तो जो भी मेटल क्रिस्टल है उसमें मेटल के आयंस होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जो पूरे क्रिस्टल में फ्लो करने के लिए फ्री रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए फ्री हैं तो क्या होगा, चालकता अधिकतम होगी, क्योंकि चालकता क्या है, करंट की चालकता की हम बात कर रहे हैं। तो करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे मेटल में हम बता रहे हैं, आपके धात्विक ठोस में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री फ्लो करता है, इसलिए इनकी चालकता अधिकतम होती है। सहसंयोजक ठोस, इनकी चालकता बहुत लो होती है, और आणविक ठोसों की भी चालकता लो होती है। अब इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक ठोस, एक उदाहरण आपको बता ही दिया, NaCl, और भी काफ़ी आप उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सभी इसके उदाहरण में आएंगे, KCl, CaCl2, ZnCl2 या अन्य आयनिक कंपाउंड्स इसके उदाहरण होते हैं। धात्विक ठोस, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धात्विक ठोस के उदाहरण हैं, लाइक Fe मीन्स आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। अब सहसंयोजक ठोस, ऐसे ठोस जहाँ पर परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध है, लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है, C कार्बन कार्बन एटम्स हैं, और कार्बन एटम्स के मध्य आपकी सहसंयोजक बंध होती है। ऐसे ही सिलिकन भी काफ़ी लंबी बॉन्ड्स बनाता है, आपस में एक चेन बना देता है। तो ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकन के ये सभी आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। अब है आणविक ठोस, H2O, CO2 और काफ़ी कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, लाइक I2P4 एसिड, ये सभी आणविक ठोस कहलाते हैं। बाकी आप इन सभी उदाहरणों के बारे में डिटेल्स में पढ़िए, और इन उदाहरणों के साथ साथ आपको काफ़ी अपवाद भी मिलेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप इस पूरे चैप्टर को जितना अभी तक पढ़ा दिया है स्वयं से अध्ययन करें और इनके नोट्स तैयार करें। थैंक यू।